हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज का हमारा लेक्चर है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम की जो टर्म है इसको ब्रीफ करते हैं। तो इकोसिस्टम हो गया इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। जो भी इंटरेक्शन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच और उनका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा उनके दरमियान जो भी इंटरेक्शन होगी उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जो इकोसिस्टम है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। और इकोलॉजी आ गया स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो भी हम स्टडी करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में और उनका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। इकोलॉजी की जो टर्म है ये कॉइन की थी अर्नेस्ट हैकेल ने, ERNSTHAECKEL। सो इकोलॉजी की जो टर्म है वो कॉइन की थी अर्नेस्ट हैकेल ने। वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट हो उसको इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इन अदर वर्ड्स एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि चेन ऑफ इंटरेक्शन होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा उसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जो टर्म है ये कॉइन की थी एजी टांसले ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो इकोसिस्टम की टर्म है ये फर्स्ट कॉइन किसने की थी, तो ये की थी एजी टांसले ने। ये बोटानिस्ट थे, 1935 में इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। तो ये आ गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के कितने टाइप के हमारे पास इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो ब्रॉडली हम इसमें देखा जाए तो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है इसकी टू टाइप में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम बोलते हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम को बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम आ गया उसको हम बोलते हैं वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन की गई है वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में की गई है। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। There are different types of terrestrial ecosystem distributed around various geological zones। जो terrestrial ecosystem है इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है वेरियस जियोलॉजिकल जोन में। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो सेकंड हमारे पास ग्रास लैंड इकोसिस्टम, थर्ड वन है टुंड्रा इकोसिस्टम एंड फोर्थ वन है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बारे में देखते हैं। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन करते हैं एबायोटिक फैक्टर के साथ। एनवायरनमेंट में जितने भी एबायोटिक फैक्टर पाए जाते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो इंटरेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेचर जो अर्थ का है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और जो मेजर कार्बन सिंक जो होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स।
तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो भी वेजिटेशन है वो डोमिनेट किससे होगी, ग्रासेस पाए जाएंगे यहाँ पे एंड हर्ब्स पाए जाएंगे। तो इसकी जो एग्जांपल आ गई टेम्परेट ग्रासलैंड एंड सवाना ग्रासलैंड आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट है हमारे पास टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो नहीं पाए जाते और ये मोस्टली कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं। यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम होती है और वो मोस्टली जो है वो स्नो से कवर होते हैं। तो इसमें जो आर्कटिक रीजन हो गया वहाँ पे टुंड्रा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो ये हो गया टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, दीज आर द रीजन विद वेरी लिटिल रेन। तो डेजर्ट इकोसिस्टम वो हो गया जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड। दिन जो है वो गर्म होते हैं और रात जो है वहाँ पे सर्द होती है। हमारे इंडिया में जैसे थार डेजर्ट हो गया, राजस्थान के वेस्ट वाला एरिया जो होगा वहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि वेरी लिटिल रेन होती है और वहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और नाइट जो है वो कोल्ड होती हैं। तो ये आ गया हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की टाइप्स। सबसे पहले हमने इसमें देखा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स एनिमल पाए जाते हैं और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कोऑर्डिनेशन करते हैं विद एबायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। तो उसकी हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास ग्रासलैंड, यहाँ पे सिर्फ ग्रासेस एंड हर्ब्स पाए जाते हैं, इनकी वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा डोमिनेटेड होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड एंड सवाना ग्रासलैंड इसकी एग्जांपल होगी। तो थर्ड वन हो गया टुंड्रा इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीज नहीं पाए जाते हैं और ये मोस्टली कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में पाए जाते हैं। यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है और मोस्टली जो है इकोसिस्टम यहाँ पे स्नो से कवर होता है। और ये वाला इकोसिस्टम आर्कटिक में पाया जाता है या फिर माउंटेन टॉप जो है वहाँ पे टुंड्रा इकोसिस्टम पाया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, यहाँ पे भी जो है बहुत ही कम बारिश होती है और ये मोस्टली पूरी वर्ल्ड में पाया जाता है और यहाँ के दिन हॉट होते हैं एंड नाइट जो है वो कोल्ड होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम आ गया वाटर बेस्ड इकोसिस्टम। तो aquatic ecosystem are ecosystem present in a body of water। जो वाटर बॉडी में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम aquatic ecosystem। These can be further divided into two types। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड दूसरा हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर को डिस्कस करते हैं। The freshwater ecosystem is an aquatic ecosystem that includes, इसमें लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिवर आ गया, स्ट्रीम्स आ गया एंड वेटलैंड्स। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ये सभी लेक्स वगैरह पाए जाते हैं। इनमें साल्ट का कंटेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होता फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, तो इसलिए इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोला जाता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम। तो मैरीन इकोसिस्टम जो है इसमें सीज एंड ओशियंस होते हैं। सीज एंड ओशियंस में आपको पता ही है साल्ट का कंटेंट पाया जाता है। सो दीज हैव अ मोर सब्सटेंशियल साल्ट कंटेंट एंड ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो मैरीन इकोसिस्टम जो है इसमें जो है साल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर बेस्ड जो है फ्रेश वाटर का, उससे ज़्यादा जो है मैरीन इकोसिस्टम में पाई जाती है ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में देखा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम।
The structure of the ecosystem is characterized by organization of both biotic and abiotic component. जो स्ट्रक्चर जो है एनवायरनमेंट का, इसमें बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। बायोटिक आ गया लिविंग कंपोनेंट एंड एबायोटिक आ गया हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम बोलते हैं एबायोटिक। तो दिस इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट, ये इंक्लूड करते हैं हमारी एनर्जी जितनी भी है डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो है एबायोटिक एंड एबायोटिक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट में जो पाया जाता है। जितनी भी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इसी में पाई जाती है। इट आल्सो इंक्लूड्स द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, और इसमें जो क्लाइमेटिक जितनी भी कंडीशन होती है वो इसी में इंक्लूड होती है। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रॉडली इसको भी क्लासिफाई किया गया है बायोटिक कंपोनेंट में एंड एबायोटिक कंपोनेंट में। तो ये हमने बताया अभी कि बायोटिक में लिविंग आ जाते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर्स टू ऑल लाइफ इन ए इकोसिस्टम। तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो इनकी न्यूट्रिशन के बेस पर बायोटिक कंपोनेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ऑटोट्रॉप्स हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए एंड सेप्रोट्रॉप्स हो गए। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर आर दोज विच इंक्लूड्स ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपनी फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। तो जिसमें प्लांट्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, तो उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनमें जो फूड का जो प्रोसेस होता है जिससे वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने डिटेल में किया हुआ है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होती है। तो जिनको वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें, तो आपको फोटोसिंथेसिस डिटेल में समझ आ जाएगा, वहाँ पे हमने डिटेल में किया हुआ है। तो consequently all other organism higher up on the food chain rely on producer for food। तो इसके बाद जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसके बोलते हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। तो प्रोड्यूसर वो हो गए जो जिसमें ऑटोट्रॉप इंक्लूड होते हैं, सच एज प्लांट हो गए जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जो प्रोसेस वाला होता है वो होगा फोटोसिंथेसिस, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो इन पे डिपेंड करते हैं। सेकंड वन आ गया हमारे पास कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। कंज्यूमर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में एक और आ जाता है हर्बीवोरस, बहुत बेसिक सा, ये आप सभी को पता होगा। सेकंड वन हो गया कार्निवोरस एंड थर्ड वन हो गया ओमनीवोरस, OMNIVORES। तो हर्बीवोरस हो गया जो सिर्फ प्लांट ईटिंग होते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग होते हैं। कार्निवोर्स हो गया जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, FLESH। एंड ओमनीवोर्स हो गया बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग को बोलते हैं हम ओमनीवोर्स, जिसमें मैन आ जाते हैं।
तो कार्निवोर्स में आ गया लाइन आ गया हमारे पास, और हेर्बिवोर्स में आ गया गोट वगैरह जो भी है। तो इसमें कंज्यूमर में ये तीनों पाए जाते हैं, ये बेसिक से आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोर्स दैट दे रिलाई ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड। तो प्राइमरी कंज्यूमर में सिर्फ हर्बीवोर्स पाए जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। तो प्रोड्यूसर कौन से आगे हमारे पास प्लांट्स, जो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में सिर्फ हर्बीवोर्स पाए जाते हैं। तो सेकंड वन आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं फॉर एनर्जी। दे कैन ईदर बी कार्निवोर और एन ओमनीवोर। ये कार्निवोर भी हो सकते हैं या फिर ओमनीवोर भी हो सकते हैं। ये क्योंकि सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर ड्राइविंग एनर्जी। तो थर्ड वन आ गया टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर फूड। ये जो टर्शरी हैं ये सेकेंडरी पर डिपेंड होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर में पाए जाते हैं ओमनीवोर। तो नेक्स्ट वन आ गया क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन्स। और कुछ फूड चेन्स में जो है वो क्वाटरनरी कंज्यूमर भी पाए जाते हैं। फूड चेन जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, कैसे फूड चेन होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, वो दूसरे तीसरे पे डिपेंड होता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फूड चेन एंड फूड वेब जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें कि जो कुछ फूड चेन होते हैं वहाँ पे क्वाटरनरी कंज्यूमर भी पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म प्रे ऑन टर्शरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये टर्शरी कंज्यूमर पर रिलाई करते हैं, वहाँ से अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं। Furthermore, they are usually at the top of food chain as they have no natural predators। और ये टॉप फूड चेन के टॉप में पाए जाते हैं और इनका जो नेचुरल प्रीडेटर्स है इनको कोई भी नहीं खाता, इसलिए ये टॉप फूड चेन में पाए जाते हैं और इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं होता। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास डिकम्पोजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बैक्टीरिया और फंगी पाए जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी जो है ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर फीड करते हैं और ये डायरेक्टली वहाँ से अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को जो भी है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं और वो रीयूज्ड बाय द प्लांट हो जाते हैं। तो इसलिए डिकम्पोजर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए और इसमें फंगी एंड बैक्टीरिया पाए जाते हैं डिकम्पोजर। तो ये आ गया हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने डिटेल में देखा कि प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स। So abiotic components are the non-living components of an ecosystem। तो abiotic components में non-living components पाए जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। इसमें आ जाता है हमारे पास सबसे पहले एयर, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वाटर, देन सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, एल्टीट्यूड, टर्बिडिटी। ये सभी हमारे पास आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट में। तो ये हमने डिटेल में देखा कि बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये आप ध्यान से देख लें। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास, थोड़ा ब्रीफ में हम इसके इकोसिस्टम के जो फंक्शन है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इट रेगुलेट्स द essential ecological process, support life system and render stability। जो इकोसिस्टम है ये जितने भी इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी जो लाइफ सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है एंड स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट में बनाए रखता है इकोसिस्टम। फर्स्ट फंक्शन इसका ये आ गया।
सेकंड आ गया, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी जो भी साइकिलिंग होगी, जो बिटवीन अबायोटिक कंपोनेंट होंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, उनके बीच में, एंड एबायोटिक कंपोनेंट एयर वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, उसके बाद में उनके बीच में जितनी भी साइकिलिंग होगी न्यूट्रिएंट की, उसके लिए भी ये हमारा इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो थर्ड वन आ गया हमारे पास, इट मेंटेन्स अ बैलेंस अमंग द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम है ये बैलेंस मेंटेन करता है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल जो है हमारे इकोसिस्टम में उनमें ये एक बैलेंस बनाए रखता है। तो ये आ गया हमारे इसके इकोसिस्टम के फंक्शन। तो ये हमने आज में डिटेल में किया इकोसिस्टम और इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा और इसकी हमने टाइप्स देखी। तो ये सब भी आप अच्छे से ध्यान से इसको यहाँ से कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फूड चेन एंड फूड वेब के ऊपर। टिल देन आप इसको रिवाइज करिए। सो थैंक यू।